अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी इत्तेहाद न करने का फैसला करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत की बंद गली से निकलने के लिए सीढ़ी बनने से साफ इनकार कर दिया है। लाहौर में JUI की मजलिस आमला ने फैसला ये किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तलाफ का किरदार अदा करेगी। तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करने या न करने का तयन इंदुल ज़रूरत यानी ज़रूरत, हालात और वाक़यात पर होगा। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोपों का रुख मौलाना फजलुर रहमान की जानिब हुआ चाहता है। आगाज़ PTI के KP रहनुमा शौकत यूसुफजई ने यह कहकर कर दिया कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना JUI के लिए मुश्किल होगा। एक न्यूज़ शो में शौकत यूसुफजई का कहना ये था कि वो पहले ही कह चुके थे कि JUI विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और आज JUI बेनकाब हो गई है। क्या वाकई नाज़रीन JUI नूरा कुश्ती खेल रही थी और क्या वो इस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ है? JUI के इस फैसले के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने के इम्कानात हैं या फिर ख़त्म हो चुके हैं और क्या अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में है? ये सारे सवाल आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे और साथ ही साथ पाक अफ़गान ताल्लुकात में आने वाली जो बड़ी नई तब्दीली है उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। आप जानते हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के दौरे काबुल के हवाले से, जिसमें दोनों ममालिक ने इत्तेफाक ये किया है कि एक दूसरे की सलामती, खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए अपनी सरजमीन का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जारी सर ताल्लुकात में ये अहम ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये बेल जो है ये मुंडे चढ़ पाएगी? क्या तालिबान हुकूमत में TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को रोकने की इस्तात है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तालिबान रहनुमा और हुकूमती ज़िम्मेदारों के जो करीबी अजीज़ हैं वो मुलव्वस बताए जाते हैं। नाज़रीन, बात करें जनवरी 2025 की तो अफ़गान सूबे बादगैस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी पाक फ़ौज की सिक्योरिटी फोर्सेस से मुसल्लह झड़प में मारा जा चुका है। इस अहम मौजू के साथ साथ हम पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर भी बात करेंगे कि मुल्क के तीनों सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सूबा है वो 10 बरसों से अपनी बल्दियाती क़यादत से महरूम है। आज हम अपने पैनल से यही जानना चाहेंगे, सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात से इतना घबराती क्यों हैं? सिंध में भी जमात इस्लामी और PTI ने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, अवामी सतह पर मुहिम चलाई, जिसके बाद कहीं जाकर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन पर राज़ी हुई थी। क्या पंजाब में कोई राज़ी हो पाएगा और उसे राज़ी करेगा कौन? ये हम जानेंगे जी काशिफ रफ़ीक साहब से। आप देख सकते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आज़म मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी लाहौर से आज हमारे साथ, और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, नामवर सहाफ़ी हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार आप देख सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। काशिफ रफ़ीक साहब, सर मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी प्रोग्राम में, और आपकी तरफ इसलिए कि ईद से पहले जब हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहे थे तो मैंने बहुत बार मुतादिद बार आपसे ये सवाल किया कि आपको लगता है कि ये जो बेल है ये मुंडे चढ़ती हुई आपको दिखाई देती है PTI JUI की इत्तेहाद की, तो आपका कहना ये था कि आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। हालांकि उस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वही दावा कर रहे थे कि ये तो तकरीबन हो चुका है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े धीमे धीमे बयान दे रहे थे, लेकिन अब यकलख्त एकदम से क्या हो गया ऐसा कि ये इत्तेफाक ये जो इत्तेहाद होने जा रहा था इससे साफ मना कर दिया JUI ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा साहिबा, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो मालूमात हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन आपके तवज्जुह से, इस स्क्रीन के तवज्जुह से अपने देखने वालों से शेयर करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स के तौर पे होती हैं। देखिए, आप जब ये कहते हैं कि मुल्क का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, फॉर्म 47 पे इलेक्शन हुआ, तो ये कैसा इलेक्शन है, कैसा आर्गूमेंट है कि आप पंजाब के इलेक्शन पे उंगली रखते हैं, आप एतराज़ रखते हैं सिंध पे, बलोचिस्तान पे और KPK के इलेक्शन पे एतराज़ न रखें? ये बनता नहीं था। सो KPK में 2 ही सियासी जमातें हैं, जो पहले नंबर पर PTI है, दूसरे नंबर पर JUI है। ये कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनकी अलाइनमेंट से निकाला जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि ज़ीरक सियासतदान है, बड़े मुतब्बिर तरीके से तहम्मुल के साथ वो अपना स्कोर सेटल करते हैं, गेम प्ले करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ थे असद कैसर साहब के, और असद कैसर साहब जो है वो मुखालिफ थे
अलीमीन गंडापुर साहब जी, जी। के। ये सारी की सारी गेम अब खुल के सामने आ गई, तवातर से हम आपके शो में ये डिस्कस कर चुके थे। अब चूंकि ये बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब ने इत्तेहाद का हिस्सा ना बनने से जो इनकार किया है, ये किसी एक की जीत नहीं है, ये जीत है अलीमीन गंडापुर साहब की और हार है असद कैसर साहब और उनके ग्रुप की। अच्छा। कि वो इनको इकट्ठा नहीं कर सके और बानी से ये मुतालबा नहीं मनवा सके कि अली अमीन गंडापुर साहब को रिप्लेस किया जाए। और अली अमीन गंडापुर साहब को रिप्लेस ना करने की वजूहात में कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत की कोई हमदर्दी भी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मौजूद है, ये मैं बिल्कुल रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे सिनेरियो को अगर आप एनालाइज करें तो ग्रेजुअली मोमेंटम डेवलप होगा, JUIF डेवलप करेगी, बाकी सियासी जमातों के साथ ये चीज़ें होंगी और कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान साहब को ये अश्योरेंस दे दी गई है या उनको ये इशारा मिल गया है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला मौजूद है, वो मखसूस नशिस्तों का मामला शायद तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रहा, जिससे KPK की सेनेट की नशिस्तें और सूबाई मखसूस नशिस्तों जो है वो अगर मिलाया जाए तो फिर उसके बाद अगर कोई 20-25 MPs जो है अगर उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक KPK में सामने आ जाए तो KPK की गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है। और मौलाना फजल रहमान साहब ये तवातुर से जनरल फैज साहब के दौर से कहते आ रहे हैं कि KPK उनकी एक सियासी जागीर है, अगर उसने किसी ने उसमें इंटरप्शन की तो वो फिर सुकून से नहीं। ठीक हो गया काशिफ साहब, आपकी इस बात से कहीं ना कहीं मुझे ये तासुर आया है, शायद देखने वालों को भी आया हो कि शौकत यूसुफजई की बात कहीं ना कहीं सही थी। नौशाद साहब मैं आपकी तरफ सर इस पे आ जाती हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना जो है वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे, यानी जब ये मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी शमूलियत की, साथ देने की, साथ चलने की, तो उस वक्त भी मौलाना साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मामलात सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। नौशाद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी सियासी जमात होती है वो पहले अपना सियासी फायदा देखती है। जमात जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो भी यकीनन चाहे वो इत्तेहाद करे या इत्तेहाद में ना बैठने का फैसला करे, वो अपना मुफाद ही देखेगी। ये जो बात काशिफ साहब ने आपको बताई है, जो जिसके बारे में आपको शायद याद होगा, एक दफ़ा मैंने भी आपसे ये थोड़ी सी इसके ऊपर बात की थी कि ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो है वो कुछ चीज़ें तय हुई हैं। जी। कुछ लोग जो है वो उसको PTI को डेंट करना चाहते हैं क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो ये कर रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सवालात भेजे थे जमीयत उलमा इस्लाम ने, खास तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत से मुतल्लिक थे, उनके कोई जवाब जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को नहीं दिए गए। यानी वो एक तरह से एक डिस्कनेक्ट डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से JUI जब अपनी ये जो दो रोज उनकी लाहौर में जो हुई है जनरल काउंसिल, उसके अंदर जब इस पर बातचीत की गई है तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जवाब उनको मौसूल नहीं हुआ था। सही हो गया। एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान को कही गई है कि फर्ज कीजिए आप इनके साथ इत्तेहाद में आते हो तो ये बता दीजिए जो उनकी शूरा ने उनसे बात की हुई है, यानी उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने जो बात की है कि जो आप जब इनसे मामला तय करेंगे वो कौन सा शख्स होगा जिससे आप बात करेंगे। क्योंकि आज इस वक्त जब कभी आप बैरिस्टर गौहर से बात करेंगे तो आपको सलमान अकरम राजा से बात करनी पड़ेगी या अली अमीन गंडापुर से बात करनी पड़ेगी या 10 और लीडर्स हैं जो वक्तन फवक्तन बदलते रहेंगे। हो सकता है आपको अलीमा खान से भी किसी वक्त में जाके बात करनी पड़े अगर आप इत्तेहाद का हिस्सा हो, क्योंकि वहां क़यादत फुकदान है इस वक्त। तो उस पॉइंट पर भी जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम ने ये फैसला किया। ताहम उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो उनकी जनरल काउंसिल में ये बात तय हुई है कि इशू टू इशू जो है वो तय करेंगे कि वो उन्होंने पाकिस्तान तरीके के साथ खड़ा होना है या नहीं होना। और तीसरी जो बात है, जो मेरे जराए हैं वो यही बात कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त एक आइडिया टेंटेटिव सा आपके सामने या शक्ल आपके सामने रखी है काशिफ साहब ने, ये बिल्कुल इसी तरह की कोई शक्ल होगी और वो उस वक्त इसको बरूए कार लाया जाएगा जब चीजें जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो इस जो कह लीजिए प्रोजेक्ट पर अमल दरामद कराया जाएगा या इस फॉर्मूले पे अमल दरामद कराया जाएगा। ठीक हो गया। आजम साहब, आपको लगता है कि चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं और आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा वक्त होगा जिसकी तरफ नौशाद साहब इशारा कर रहे हैं कि देखा जाएगा कि अब चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तब ये सारी चीज़ की जा रही होगी? और दूसरा सर, ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को लेकर जब हम बात करते हैं तो अभी भी बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि ये अलायंस बन सकता है, इसके इम्कानात हैं। अगर आपको ऐसा लगता है और अगर ये बनता है तो क्या वाकई फिर ये मौसर हो पाएगा इस सारी सिचुएशन के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं, खासतौर पर JUI को लेकर? आजम साहब
जी आसमा साहब बहुत शुक्रिया। देखिए आसमा, JUIFA एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर उसने बड़ी एक पॉलिटिक्स की, हमेशा से पावर पॉलिटिक्स के जो है वो अलमदार रहे हैं। JUIFA का ये भी एक अलमिया है कि अब JUIFA आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए भी वो हल्की फुल्की तैयारियों में है, और वो ये बावर करवाना चाहते हैं कि शायद वो उन्होंने जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अपनाया PTI के साथ मिलकर, वो उसको भी कैश करना चाहते हैं। तो ये तो सारे जो सीनियर पैनलिस्ट हैं, हम आपको ये कहते रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके अगर वो सॉल्व हो जाए तो वो किसी भी गवर्नमेंट से हट सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको बलूचिस्तान के अंदर इक़्तिदार चाहिए, उनको KP के अंदर इक़्तिदार चाहिए, उनको वफाक के अंदर अपनी नुमाइंदगी चाहिए। देखिए PDM के दौरे हुकूमत में उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया गया, और बाद में आने वाली गवर्नमेंट में भी उनके वो जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं किए गए। तो मौलाना ज़ीरक सियासतदान है, जैसे काशिफ साहब ने कहा, सिर्फ इसी वजह से कि वो पावर पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से खेलना जानते हैं। उन्हें पता है कि कहाँ से मैंने फ़ायदा लेना और कहाँ से नुकसान। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, जैसे PMLN और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, दोनों रहनुमा ये कहते हैं कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है। इसी तरह से PTI और JUIFA का इत्तेहाद कभी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये गैर फितरी इत्तेहाद था। मौलाना जो है, उनकी जो सियासत है वो इंटायरली पावर कॉरिडोर की है, जबकि PTI इस वक्त जो नैरेटिव लेके मार्केट के अंदर बैठी है वो कभी भी JUIFA को सूट नहीं करता, क्योंकि JUIFA अपना इटसेल्फ आइडेंटिटी के साथ मार्केट में आती है, और वो ये कहती है कि KP तकरीबन उसी का हिस्सा है, और वो KP की मालिक पार्टी है, और KP में उसको उसका हिस्सा दिया जाए। तो जिस तरफ आपने इशारा किया ग्रैंड अलायंस की तरफ, तो इस वक्त तो ग्रैंड अलायंस की कोई खास शक्ल नजर नहीं आती। सही हो गया। मौलाना साहब को जो वादे किए गए हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फुलफिल होते आप देखेंगे उनको। ठीक हो गया आजम साहब, अभी तक आपको कोई शक्ल जो है वो दिखाई नहीं दे रही है कि ग्रैंड अलायंस जो है वो बन सकता है, सिचुएशन वाज़ेह नहीं है। मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह से बाकी माहिरीन ने बात की, आपको नहीं लगता कि PTI जो है वो बहुत ज़्यादा सियासी तन्हाई का शिकार हो जाएगी एक बार फिर से? हालांकि ईद से पहले ऐसा लग रहा था कि जी बहुत सारे लोग इनके साथ मिल जाएंगे और वो जो एकदम से सारी की सारी सिचुएशन है वो पलट के रख देगी PTI ईद के बाद। तो अभी तो बिल्कुल मुख्तलिफ सर सिचुएशन होती दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आसमा इकबाल साहब। देखें, आपको अगर याद हो तो एक डेढ़ महीना पहले उन्होंने बता दिया था कि मौलाना फजल रहमान साहब का PTI के साथ कतई तौर पे कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब अब ये चाह रहे हैं कि मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरह MMA की तरह एक इत्तेहाद बनाए। इसके लिए वो गए तो दुआ के लिए थे, मौलाना शमीउल्लाह के हम गए हैं, अब वो मंसूरा में भी गए हैं। लिहाजा वो मजहबी जमातों का एक इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत समझा जा रहा है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी भी आर्बिट से बाहर निकल जा रही है और मुस्लिम लीग नून के लोग भी कोई ऐसे बातें करते हैं। PTI को तो कभी तौर पे कबूल नहीं किया जा रहा, तो लेकिन इन दो जमातों के मुकाबले में भी किसी इत्तेहाद का होना, किसी इत्तेहाद का मुअस्सर होना जो स्ट्रीट पावर लोगों के लिए है, उसकी ज़रूरत है। लिहाजा MMA की सूरत में, लेकिन जमात इस्लामी की अपनी अब शराइत हैं कि पहले जब MMA बनी थी तो उसके तमाम मफादात मौलाना फजल रहमान ने लिए थे, वो उसका बंद बांधेंगे कि अगर ये होता है तो ये बताएं कि बाकी मजहबी जमातों को क्या हिस्सा मिलेगा, क्या कराची में हिस्सा मिलेगा? अगर कराची में हिस्सा मिलेगा तो MKM उसके ऊपर चीखेगी, सुबह सराद में मिलेगा या बलूचिस्तान में मिलेगा, तो जमात इस्लामी का बेसिकली फोकस तो कराची होगा। वो ये चाहेंगे कि कराची में हमें कुछ सीटें दी जाएं। तो एक ऐसा मलगूबा बन रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक बाकी सूरत हाल है कि किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ को मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो है कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई जलसा जुलूस करने के लिए, मुजाहरा करने की उनको परमिशन देने के लिए तैयार नहीं है, इन मजहबी जमातों को देने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया, कोई उनको गुंजाइश जो है वो उनके लिए पैदा नहीं होती, आपको दिखाई देती है। PTI के हवाले से जी काशिफ साहब, गुंजाइश जो है वो उस वक्त होती है जिस वक्त कहीं पे कोई एतमाद हो, कोई एक फोकस पॉइंट हो। अब आप यानी इसमें भी कसूर जो है PTI का सर, आप PTI की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ देखें कोई आम बंदा भी हो, कोई एक लीडर हो, कोई जमात हो, जब आप एक जगह पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं, जाके उस पर अमल दरामद नहीं होता और आप जाते हैं अडयाला जेल, वहाँ जाके पता लगता है कि उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया। अच्छा, फिर एक ग्रुप जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है, दूसरा ग्रुप उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। यकसू पॉलिसी नहीं है सियासत में, ये अपने अंदर से क्योंकि फैक्शंस बहुत ज्यादा बन गए हुए हैं। ठीक है, मुज़ाकरात होने PTI का काशिफ साहब, इस पे PTI का अपना एक एजेंडा था। PTI 1 पॉइंट पार्टी के 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम कर रही है।
वो ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो जेल से रिहा हो जाएंगे, मौलाना साहब अपनी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये इनका इत्तेहाद होना ही नहीं था, ये तो अभी नहीं, बीच आजम साहब राहे देखें, या floating सी। आजम साहब मेरा गैर point ये- फितरी था ये देखिए इत्तेहाद। मैं बताऊं, मसला ये है कि अग्रेसिवली नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने भी इदारों के खिलाफ तकारीर की, मामलात किए, मुजाहमत की, ठीक है, लेकिन सेमिटेनियसली शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात में अंगेज रहे। सो मसला ये है कि आप जब अग्रेसिव जाते हैं, मुजाहमत करते हैं मुफाहमत के लिए, पीटीआई का मसला ये है कि ये मुजाहमत की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन मुफाहमत की तरफ इनका कोई बंदा नहीं है जो आके सॉलिड गारंटी दे सके। बगैर गारंटी के नवाज शरीफ साहब भी बाहर नहीं गए थे। ठीक हो गया जी। मामलात की, ताल्लुकात की बेहतरी की बात हो रही है। JUI के और PTI के ताल्लुकातों में बेहतर होते दिखाई नहीं देते हैं। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि पाक अफ़गान ताल्लुकात के अंदर एक जो बर्फ़ थी वो अब पिघलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब जो हैं वो कामयाब दौरा करके वापस लौटे हैं। कामयाब इसलिए इसको कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जी बहुत सारी अचीवमेंट्स, ख़ास तौर पर अफ़गान सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ये प्रॉमिस उन्हें उधर से दिया गया है अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से। अबूरी हुकूमत जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में कायम है उनकी जानिब से क्या मामला है, आगे मामलात किस जानिब जाएंगे और क्या इस दौरे के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो कम हो रही होंगी, मध्यम हो रही होंगी। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं पाक अफ़गान ताल्लुकात की जो बहुत ज़्यादा बेहतर होते दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दौरे के बाद। वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने वहाँ जो अबूरी हुकूमत है उनको फ़ोन भी किया और उनको शुक्रिया भी अदा किया और कहा यह जा रहा है कि दौरा जो है इंतहाई कामयाब रहा है। तिजारती वफूद के तबादलों का भी फ़ैसला हुआ है इस दौरे के अंदर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो नायब वज़ीर आज़म वहाँ पर डिस्कस करने के लिए गए थे वो थी जी पाक सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए जो इस्तेमाल हो रही है उस इस्तेमाल को रोका जा सके। ये उनसे अहद समझ लीजिए कि एक तरह से लेने के लिए गए थे और उन्होंने ये बात कही भी है कि हम इस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही हो। तो इस पर हम ज़ाहिर अपने पैनलिस्ट से राय ले लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा होगा। हम देखेंगे। मुझे काशिफ साहब आप बता दीजिए कि क्या तालिबान हुकूमत के पास, जिनसे हम ये डिमांड कर रहे हैं, उनके पास ये इस्तेदाद है, वो ये सलाहियत रखते हैं कि वो TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों से निमट सकें, ये कुछ ऐसा कर सकें कि उनकी सरजमीन ना इस्तेमाल हो रही हो? देखिए अस्मा साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान हुकूमत की इतनी ग्रिप मौजूद है अपने मुल्क के निज़ाम के ऊपर कि वो ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मिसट्रस्ट का शिकार हो गई। उसमें फिर तीसरी कुव्वत है उसने भी अपना रोल अदा किया ताकि भारत को लगे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक रिफ्ट हो और मसाइल का शिकार हो पाकिस्तान, जिसमें ट्रेड बहुत मुतासिर हो रहा था क्योंकि हमारा जो KPK का सूबा है बिलखसूस और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत सारा कल्चर आंग है, एक दूसरे की रिश्तेदारियाँ क्रॉस द बॉर्डर मौजूद है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमसाए जो है वो तब्दील तो हो नहीं सकते, तो उनके साथ ही आपने मामला को बेहतर करना होता है। ना सिर्फ अफगानिस्तान, मैं समझता हूँ ईरान के साथ भी हमें बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, चीन के साथ रखने चाहिए। मैं तो समझता हूँ भारत के साथ भी हमें ट्रेड के ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। जो पैसा हम अग्रेशन पे लगाएं, दिफाई पे लगाएं, भारत भी करे, अपनी अपनी आवाम के डेवलपमेंट के ऊपर वो पैसा लगना चाहिए। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा मसाइल थे, कंसोलिडेट एविडेंस जो है वो सामने आया कि वहाँ से इंसर्जेंसीज हो रही हैं, यहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे उसके ऊपर अब बिलखसूस मैं समझता हूँ नायब वज़ीर आज़म वहाँ गए होंगे, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का अदा किया होगा, बताया होगा। उसके बाद ही अफगान हुकूमत ने इसको एड्रेस करने का मौका दिया है और बात इस पर एग्री किया है। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते से और चीज़ों पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी बंद हो जाए या कंट्रोल कर ली जाए तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, बिल्कुल डेरा इस्माइल खान और बाकी इलाके और जो बलोचिस्तान में इंसर्जेंसीज है वहाँ पे अमन आ जाएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी भी ग्रो करेगी, अफगानिस्तान की इकॉनमी भी ग्रो करेगी। और कहीं ना कहीं इस सारे मामले के पीछे मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं चीन, उनका किरदार होगा। मैं ये पूछना चाहती थी नौशाद साहब, आपके सामने मैं ये सवाल रखूंगी।
क्या वजह बनी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह से एक दौरा होगा और उस दौरे के बाद फ़ौरन से ये कह दिया जाएगा कि ठीक है जी, हम तो बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं और हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे, हम आपके साथ ताउन करेंगे, न सिर्फ दहशतगर्दी के मामले पे ताउन करेंगे बल्कि तजारती वफूद का भी हम तबादला करेंगे, क्योंकि पहले तो बड़े एग्रेसिव मूड में हमें दिखाई देती थी अफ़गान हुकूमत जो है। लेकिन अब आपको लगता है कि अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी की वजह से ऐसा हुआ है, या कहीं ना कहीं चीन की जो खामोश सफारतकारी है पाकिस्तान के हक़ में, उसने किरदार अदा किया है सर सारे मामलात को कहीं ना कहीं सही करने में, बेहतर करने में? चले देखिए, चीन का जो अमल दखल है मैं उस पर बात करता हूं, लेकिन मैं पहले दोनों जो माश के मामलात हैं और ये जो दहशतगर्दी के मामलात है इस पर मैं आपको बताऊं। देखिए, हुआ क्या है, हुआ ये था कि जो असलहा अमरीकी छोड़ कर गए थे, बेसिकली ये वहां की उस हुकूमत के लिए छोड़ के गए थे जिन्होंने इस मुल्क का निजाम संभालना था। लेकिन जैसे ही अमरीकी इनखला हुआ, तालिबान ने वो सारा जो मामला है वो टेक ओवर कर लिया और वहां की जो पुलिस और सो कॉल्ड फौज बनाई थी, जो उसको सिखाया था, वो असलहा छोड़कर वहां से भाग गए तालिबान के सामने। नतीजा ये हुआ कि ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वहां अफगान तालिबान को अबूरी हुकूमत दी जाए। दोहा मुज़ाकरात में उन्होंने जो कमिट किया, लेकिन कमिट करने के बाद अपने नजरियाती मामलात की वजह से वो पाकिस्तान को जो है वो चीजें जो उनको गारंटीज चाहिए वो उसके ऊपर उसको वादों को फुलफिल नहीं कर सके। ये तो मामला था दहशतगर्दी का, जिसके ऊपर अब मसला ये हो गया है कि चूंकि अफगानिस्तान को ये समझ में आ गई है कि अमेरिका अपना असलहा वापस मांग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया और जिसका मौक़िफ़ पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखा, वो मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया और उनसे वो असलहा वापस मांग लिया गया। तो अब तो अफगानिस्तान की हुकूमत को अपनी पड़ गई है दहशतगर्दी की साइड है। दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड ये थी कि ट्रंप ने जो $2.5 बिलियन जो इमदाद थी वो भी रोक दी। अब जब वो रोक दी है और वो असलहे के वापसी से जो है वो उसको नत्थी कर दिया है, तो अब अफगान हुकूमत को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो हमें बैठ के यहाँ डॉलर के ताने देते थे और अफगान करेंसी की बड़ी अप्रिशिएट होने के और पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको डेप्रिशिएट होने के बातें करते थे, वो उनको ये प्रॉब्लम हो गई है, उनका तो निज़ाम हुकूमत ही नहीं चल सकता। अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा बहुत अपनी जो सेल्फ जनरेशन की तरफ जाएं, तो उसके लिए भी उनके पास ये रास्ता है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत को, मामलात को बेहतर नहीं करेंगे, तो वो जो थोड़े बहुत पैसे उनको मिल सकते हैं वो भी नहीं मिले। सो इसलिए अफगान अबूरी हुकूमत इस वक्त दोनों तरफ से शिकंजे में आ चुकी है, जिसकी वजह से वो अब लीनियंट है और लीनियंट होने की वजह से ही जो ये वाला मामला है, ये ठीक कह रहे काशिफ साहब के पहले ये पैगाम आया जिसकी वजह से कि ये वो कहेंगे, इस चीज को तस्लीम करेंगे और ये पैगाम पब्लिकली देंगे कि जी हम जो है वो दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस वजह से जो है इसहाकडार साहब ने दौरा किया और फिर जो है वो इसको कामयाब होने की बात की गई। जहां तक चाइना की बात है, देखिए चाइना अपना रोल प्ले करता रहेगा इस खित्ते के अंदर, क्योंकि वो इस खित्ते के अंदर एक जिसे कहते हैं ना कि हेजमोनिक पोजीशन में जरूर है, क्योंकि वो माशी ताकत है और वो अपना रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के लिए वो खास तौर पर रोल प्ले करता है और वो करता रहेगा। ठीक हो गया, चाइना का भी ज़ाहिर इसमें कहीं ना कहीं किरदार है। ये जो नरमी दिखाई दे रही है, मैं आपकी तरफ आऊँगी आज़म साहब, आपको लगता है कि नरमी उस हद तक जा सकती है कि आइंदा कुछ आने वाले वक्त में, कुछ अरसे में हम ये देख रहे हों कि ये तय पा जाए दोनों ममालिक के अंदर कि तालिबान और पाकिस्तान जो हैं वो मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हों? सर, इज़ इट पॉसिबल? लाइक आप तो बलूचिस्तान में भी हैं, सिचुएशन को बड़े करीब से देख रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो आप तक तो बहुत सारी इत्तलात होंगी इस वक्त। देखिए आसमा साहिबा, जो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो तो बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटजीज हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा ग्रोह हैं। देखिए वहाँ पे दाइश है, वहाँ पर तालिबान हैं, टीटीपी को वो ऑपरेट कर रहे हैं, BLF को उन्होंने जिसका जिक्र निशात साहब ने किया, ये 5 लाख से ज़ायद वेपन थे जो नेशनल आर्मी और पुलिस के पास थे, जो तालिबान ने ले लिए थे और फिर इनको ब्लैक मार्केट पे बेचा। और वही वेपन्स हैं जो बलूचिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वही वेपन्स हैं जो KPP में इस्तेमाल हो रहे हैं। टीटीपी देखिए पहले इन ग्रुप्स का इत्तेहाद नहीं था, अब इन ग्रुप्स ने इत्तेहाद किया है और तालिबान ने इन सब ग्रुप्स को वेपन जो है वो सेल किए हैं, जिससे उन्होंने एक भारी मुनाफा कमाया और अमेरिकन ने अब वापस मांगे। ट्रेड भी उनका जो इमदाद थी वो भी बंद की। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा एक असूली मौक़िफ़ पहले दिन से रहा कि अफगानिस्तान से जो इंसर्जेंसी होती है उससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है फॉर लास्ट मेनी डेकेड्स, और हमने इसके सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। देखिए एक मजबूत अफगानिस्तान जो है वो खिते के लिए बड़ा ज़रूरी है। हम CPEC के मेन स्टेक होल्डर हैं। यहाँ से जब CPEC
बलूचिस्तान से होता हुआ केपी से वस्ती एशिया तक जाएगा, हम इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर होंगे जो इससे बेनिफिट्स लेंगे। तो जो जिसका जिक्र निशात साहब ने भी किया और काशिफ साहब ने भी, चाइना और ईरान ने इसके अंदर अहम जो है वो एक रोल प्ले किया है इस बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर बैठें और अपने जो बाहमी मामलात हैं इनको हल करें। देखिए पाकिस्तान हमेशा से ये कहता आया है, जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान आसमा हमेशा से कहता आया कि ड्यूरल लाइन के उस पार जो है वो इस कदर बड़ी ब्लैक मार्केट है, वहां पर स्मगलिंग है, असला है, वहां पर ड्रग्स हैं, वहां पर वैसे गुर्बत है, बहुत सारे मसाइल हैं। और कहीं ना कहीं इस मीटिंग के अंदर आजम साहब उन सारे मसाइल को माना गया है। ये कह देना कि इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये भी एक तरह से इतराफ है कि ओके सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी। जी आसमा उनको पता है, देखिए, और वो बार बार जो पिछले दिनों आपने देखा होगा बड़े बबांगे दहल उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी अबूरी हुकूमत की जो तालिबान है, अब वो थोड़े से लेवल पे आए हैं कि मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात बड़े जरूरी हैं, और जो सागदार साहब ने जिन चीजों के ऊपर डिस्कशन किया है उसमें ज़राअत है, उसमें तिजारत है, ये चीजें अफगानिस्तान लैंड ऑफ कंट्री है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान है जो उसको प्रोवाइड करेगा, उसको स्टेबल करेगा, एक मजबूत खुशहाल अफगानिस्तान। ठीक हो गया। पाकिस्तान तो यकीनन ये एफर्ट करेगा, और कहीं ना कहीं इस एफर्ट में पाकिस्तान का साथ देने का प्रॉमिस किया गया है अफगानिस्तान की जानिब से। लेकिन अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, मुझे बताइए कि ये बात बहुत सारे लोगों को खल रही होगी, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, और आपको पता है कि मेरा इशारा जो है वो भारत की जानिब है, जो इन सारी कार्रवाइयों में कहीं ना कहीं मुलव्वस रहा है। जब हम बलूचिस्तान के अंदर खासतौर पर दहशतगर्दी बढ़ाने की बात करते हैं और उसके लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से अभी सामने आ सकती हैं कि जो मामला सही होने जा रहे हैं ये सही ना हों, क्योंकि दहशतगर्दी को लेकर भी ये उसके हक़ में नहीं जाती है बात। और दूसरा, जब हम तिजारती वफूद के तबादलों की बात करते हैं तो उस पर भी भारत को हमेशा बड़ी तकलीफ रही है। कुरैशी साहब, आसमा इकबाल साहब, देखें, हम फ़रोई बातों में और एक बिछाई हुई बसात पर खेलना शुरू कर देते हैं और एक चाय के कप पे खुश हो जाते हैं। क्या ये 9 लाख या 8 लाख राइफलें या इतने करोड़ राइफलें, क्या राइफलें दुनिया में मिलती नहीं हैं? क्या वो एटम वहाँ छोड़ गए हैं, बम छोड़ गए हैं? क्या A1 M1 टैंक वहाँ छोड़ गए हैं? जो हेलीकॉप्टर छोड़ गए उनको तबाह करके गए हैं? राइफलें देखें, 1842 में जो पिस्टल बरतानिया ने पहली मरतबा बनाया वही सिबी में पिस्टल बनाया। ये क्या बातें करते हैं? इतनी राइफलें, क्या राइफलें नहीं? राइफलें यहाँ भी वहीं आई हुई हैं और अशराफिया के पास मौजूद हैं। अच्छा। राइफल की बात नहीं है, असल बात यह है कि हमने इससे सरफ नज़र किया। भारत ने, हम लाहौर जाएं तो 2000 रुपये में टिकट नहीं मिलता, उन्होंने काबल से दिल्ली तक 2000 अखवानी में टिकट किया हुआ रियायती, और जाते हैं। उनके तमाम इंटेलिजेंस को उन्होंने ट्रेन किया है, पुलिस को उन्होंने ट्रेन किया, बॉर्डर फोर्स को उन्होंने ट्रेन किया। इंडिया ने वहाँ अपना सारा गलबा किया, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ बॉर्डर रोड मैनेजमेंट बना के एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का बंदा बिठाया उन्होंने। भारत ने उनकी पार्लियामेंट बना के दिया है, भारत ने दरिया काबल के ऊपर जो है एक डैम बनवा के दिया है। हम एक चाय पे कप पे खुश हो जाते हैं। असल बात ये राइफलें आ भी जाएँ तो राइफलें क्या करेंगे? क्या राइफलें मार्केट में मिलती नहीं है। हम एक फ़रोई बातों में असल काम करने की बात है कि उनके इंटेलिजेंस को लेके आएँ, उनकी पुलिस को ले आएँ, फ़ौज को ले आएँ, यहाँ ट्रेन करें, उन्हें असल बात बताएं कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है, वो करना क्या चाहता है, इस खित्ते में उनके क्या मामलात हैं। ये चीज़ें हम बात करते नहीं हैं। देखें, अगर अफगान गवर्नमेंट चाहे तो एक तालिबान का आदमी, TTP का एक आदमी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन उनको पता है कि इंडिया का और भारत का असर रसूख है, उनके लोग बैठे हैं, पैसा वो उसको देते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, ये सारी चीज़ मौजूद है। हम उससे सरफ नज़र कहते हैं इतनी राइफलें छोड़ गया, असला छोड़ गया। भाई असला छोड़ गया तो छोड़ने दो, आप अपने घर को ठीक करो, वहाँ पर असर रसूख करो, लोगों को ट्रेन करो, अपने जासूस रखो, पैसे डालो, हम चाय के कप पे खुश हो जाते हैं। जी, चाय के कप की बात नहीं है। देखिए, ये जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, अगर आपका बलूचिस्तान में चक्कर लगे या आप केपी में जाएं, आप देखेंगे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। हमारे जो लोकल वेपन्स हैं उस काबिल नहीं है कि वो मुकाबला कर सके, तो उन्होंने इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रखे हैं, वो यहाँ पर आर्म फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं। ये वेपन्स कहाँ से आते हैं? उसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन में क्या कोई लेजर निकलता है? गोली निकलती है ना, कौन से क्या गॉगल जो है वो यहाँ मिलती नहीं, नाइट विजन मिलते नहीं, आम मार्केट में अवेलेबल है। ये तो ऐसे बहाने हैं कि नहीं है जी, तो कैसा असला आ गया, सोफिस्टिकेटेड असला में क्या है? अब जवाब सुन लेते हैं ना जी आजम साहब। देखिए खुशी साहब, बात ये नहीं है कि बात सिर्फ इतनी है, आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी है, लेकिन अफगानिस्तान कभी भी, पाकिस्तान कब से उनकी इमदाद नहीं कर रहा? मुझे बताएं ना जरा। अब 40 साल हो गए, हमने पूरा अफगानिस्तान अपनी जेब से पाला है उनको, कहाँ हमने उनकी इमदाद नहीं की? कौन सी हमने उनकी फोर्स डेवलप नहीं की? ठीक हो गया, लेकिन उस इमदाद के बदले में हमें तो हमने बना के दिया उनको।
ठीक है, ये ठीक है। तो इनके पास इतने ग्रोह हैं, ये तो पूरे खिते में स्मगलिंग करते हैं, वेपन्स बेचते हैं, इन्होंने तो हमारी मौशियत का बड़ा घर करके रख दिया, और हम कह रहे हैं कि हम उनको ट्रेन करेंगे। भाई हम कहाँ से इनको ट्रेन करेंगे? इन्होंने तो तबाही कर दिया पाकिस्तान की। सर आप ओपन देखिए मार्केट में जब चाहे वेपन ले, क्या ईरान नहीं खरीदता, इसराइल नहीं खरीदता, आप दूसरे मुल्कों को वहाँ दिया नहीं गया, वेपन मार्केट में मिलता है। बात अपने घर को ठीक करें, वहाँ से अपने घर को ठीक करें, ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिन्होंने अपने घर को ठीक करना है नाज़रीन, वो हमें बहुत सारे और मसाइल में उलझे हुए दिखाई देते हैं। घर के अंदर ही इतने इख्तलाफात हैं कि ये घर के जो लोग हैं कैसे इकट्ठे बैठेंगे और बाहर के मामला को किस तरह से देखेंगे। मैं नहरों के मामले को लेकर बात कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात दिखाई देते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में। बहुत सारी जगहों पर हमें तोड़ जोड़ होती भी दिखाई दी कि किसी ना किसी तौर पीपल्स पार्टी जो PTI को साथ मिला लेगी, PTI जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ देना चाह रही है। सारी चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि वो बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर रही है पंजाब के अंदर। ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जब सिंध के अंदर बात हो रही थी बल्दियाती इलेक्शंस की तो उसको बहुत सारा एतराज़ था। अब ये एकदम से इन्हें पंजाब का इस तरह से बल्दियाती इंतखाबात का ख्याल क्यों आ गया है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? मरियम नवाज़ के अवामी मंसूबे वर्सेस बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ, इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 2 बरसों से पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए हैं। जमहूरी हुकूमतें बनाने वाली जो जमहूरी कुव्वतें हैं, जो जमहूरी पार्टियां हैं, वो गैर जमहूरी रविश इख्तियार किए हुए हैं बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। ऐसा क्यों है, ये हम पूछेंगे जी पहले काशिफ रफ़ीक साहब से। काशिफ साहब, बहुत बार इसी प्रोग्राम में बात करते हुए आपने कहा जी कि बहुत सारे सूबों के मसाइल हल हो सकते हैं अगर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उन सूबों के अंदर करवा दिए जाएँ। अभी तो फिर आप बड़े खुश होंगे, बड़े एक्साइटेड होंगे कि पंजाब में ये होने जा रहा है। आप वैसे समझते हैं होने जा रहा है इनफैक्ट ये? अस्मा साहबा, मेरी दुआ है कि इस मुल्क के जमहूरियत के दावेदार, इस मुल्क के आइन के पासदारान, इस मुल्क के जो पार्लिमान है उसको सुप्रीम करार देने वाले तमाम अकाबरीन एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाएं कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हमने सही मानों में बल्दियाती निज़ाम को इम्प्लीमेंट करना है। आप पंजाब को रो रहे हैं, हजूर यही हुकूमत है, यही नून लीग की हुकूमत है, PDM से लेके आज तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। जब इंतखाबात की बारी आती, कभी यूसीस बढ़ा दो, कभी हल्का बंदियाँ कर दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? पंजाब में नहीं हो रहे, सिंध में अगर हुए तो फिर उस पर जमात इस्लामी का जो मैंडेट था जेनवनली, और तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था जेनवनली, उन्हीं के कहने के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात हुए। सिंध हुकूमत के कहने के मुताबिक फिर उनके मैंडेट पे शब खून मारा गया और उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब को वहाँ पे नाजिम बना दिया गया या मेयर कराची बना दिया गया। मैं ये कहता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात करवाने का सबसे बड़ा नुकसान, ये क्यों नहीं करवाते जमहूरी लोग? आमरीत जब जब पाकिस्तान में रही है बल्दियाती निज़ाम फला फूला है, जब जब जमहूरियत रही है बल्दियाती निज़ाम जो है ज़मीन बोस हुआ है। सिर्फ वजह एक है, इन MNAs को, MPs को, इनको लगता है कि हमारे डेरे जो है वो वीरान हो जाएंगे और बल्दियाती जो लोग होंगे उनके डेरे आबाद हो जाते हैं। ये उन आबादी से डरते हैं। उसकी वजह है कि देखें, अगर एक UC चेयरमैन है, उसकी एक 10-20 हज़ार की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो उसमें रोजाना उनकी खिदमत करेगा, गलियां पक्की कराएगा, उनके पुलिस थाने के काम निपटाएगा, सुन रहा होगा। यहाँ तो MPA बनते हैं तो पंजाब या कराची बैठे हुए हैं, और अगर MNA बनते हैं तो इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, और लोग बेचारे दरबदर हैं, लोग दीदार के मुंतज़िर हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम जमहूरी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी एक दरख्वास्त है, अगर आप इस वाकई 1% इस पाकिस्तान की आवाम से मुखलिस हैं, आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बल्दियाती निज़ाम को उसके सही मानों में इम्प्लीमेंट करवा दें। और बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह को माने, आपने कहा जी हमने सियासत की कुर्बानी दी रियासत बचाने के लिए, हमने ये किया, आपकी सारी बातें हैं। आपने नहीं शुगर की रिपोर्ट सामने लेके आए, कोई बात नहीं। आप इस इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम चलाएं, बल्दियाती इंतखाबात करें। किस बात का खौफ है? आप डिलीवर कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, अंडर पासिस बन रहे हैं, फ्लाई ओवर बन रहे हैं। खौफ किस बात का? आवाम को उसकी हक राय इस्तेमाल करने दें। आपने वज़ीर आज़म से पूछा कि उन्हें किस बात का खौफ है? वज़ीर आला साहब को भी चाहिए करें। वज़ीर आला मैं आना चाह रही हूँ, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। आज़म साहब, कहीं ये खौफ तो नहीं है कि मरियम नवाज़ ये जो अवामी मंसूबों के जगह जगह पे फीते काटती फिरती हैं, ये फीते फिर कोई और काट रहा होगा? सर, ये भी तो वजह हो सकती है ना बल्दियाती इंतखाबात से भागने की। आज़म साहब, देखिए आसमा साहब, काशिफ साहब बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए बल्दियाती इंतखाब जो है ये सियासत के असर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक
असल रू होती है पावर की, जहां पर आप ग्रास रूट लेवल से प्रॉब्लम्स लेके निकलते हैं। देखें, किसी का गटर टूट गया है, किसी की गली टूट गई है, कोई सड़क टूट गई है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्लियामेंट है, उनका तो ये काम नहीं है ना, ये तो बल्दियाती इदारों का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, हेल्थ फैसिलिटीज लॉन्च करना, छोटे लेवल पे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, ताकि जो अवाम है वो इन लार्ज स्केल के ऊपर बल्दियाती इदारों के मरहूने मिन्नत से होते हुए वो पार्लियामेंट तक पहुंचे और उनके मसाइल पहले से हल हो चुके होंगे, ना कि पार्लियामेंट छोटे छोटे मसाइल के ऊपर तरीके इल्तवाए कार दे रहे हो, प्रिविलेज मोशन दे रहे हो। देखिए, पंजाब के हवाले से एक तो चीजें तो ये है कि मैं काशिफ साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पंजाब में कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएंगे। अब PMLN का ये खासा नहीं है, वो इक़्तिदार चंद हाथों में रखते हैं। आप देख लें मरियम नवाज साहबा के साथ सर इतने पीपी के इतने प्रेशर के बावजूद नहीं करवाएंगे, या आपको लगता है कि पीपी का प्रेशर है ही नहीं, इस प्रेशर के मकासद कुछ और है, वो हल हो जाएंगे तो प्रेशर चला जाएगा? आसमा, देखिए, पीपल्स पार्टी सिर्फ वो गेम खेलती है जिसमें वफाकी हुकूमत को वो अपसेट कर सके। देखें, जैसे नहरी इशू था, नहरों का इशू था, तो उन्होंने जो सिंध का जो एक तबका है, महरूम तबका है, उसका रुख वफाक की तरफ मोड़ दिया। इस तरह से पीपल्स पार्टी सिर्फ वही तुर्क की चाल खेलती है जब उन्हें लग रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे और वफाक को एक स्टेप पीछे हटने पे मजबूर करेंगे और अपनी जो चीजें हैं वो मनवा लेंगे। अब वरना बल्दियाती इंतखाब दोनों, काशिफ साहब ने बिल्कुल ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात दोनों पार्टी की सचेष्ट में नहीं है, और ना ही उन्होंने करवाए भी तो इतने इस कदर महदूद इख्तियारात के साथ कि जैसे आज से 10 साल पहले हुए थे, और वो जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो सड़कों चौराहों पे रोते फिरते थे कि हमें फंड्स तो दे दो, फंड्स तो तब भी नहीं काम दिए। करा सकें। नौशाद साहब से पूछ लेते हैं। नौशाद साहब, आपको लगता है, जैसे आजम साहब ने कहा कि अव्वल तो होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो बड़े महदूद से इख्तियारात के साथ हो रहे होंगे, और सर इसके पीछे रीज़न क्या है? नहीं होंगे तब भी, महदूद इख्तियारात के साथ होंगे तब भी, क्योंकि अभी हमने देखा था जब हाई कोर्ट बास के अभी रिसेंट पास्ट में जब इंतखाबात हुए थे तो रावलपिंडी बताया जाता है, लाहौर बताया जाता है, जहाँ पे नून लीगी सपोर्टर्स जो हैं उनको शिकस्त हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये शिकस्त का खौफ भी है, एक तो इख्तियारात के छिन जाने का, दूसरा शिकस्त का भी खौफ है कि ये नहीं कराए जा रहे होंगे सर बल्दियाती इंतखाबात। जी, यकीनन इसके अलावा और कोई वजह है ही नहीं। यही वजह है कि जब तक मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी सियासी जमात हो, तमाम सियासी जमातें उनका यही बल्दियाती इंतखाबात के मामले पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है। जब तक वो अपने आप को इस पोजीशन में नहीं समझेंगे कि पंजाब में वो बल्दियाती इंतखाबात करवा के वो मेजॉरिटी अपने हाथ में ना कर लें, उस वक्त तक वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएंगे। और बल्दियाती इदारों का जो ताकत देने का मामला है, ये बात भी दुरुस्त है कि लेजिस्लेटर्स ये समझते हैं कि अगर बल्दियाती इदारे वहाँ मौजूद होंगे तो आवाम का उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता बराह रास्त, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक कानून साजी की हद तक महदूद हो जाते हैं, जिस तरह का दुनिया भर की जमहूरियतों में होता है। तो पावरफुल जो नुमाइंदे हैं वो अवाम के साथ सामने जो है वो सिर्फ वही हैं जो बल्दियात में होंगे। तो इसलिए वो उनको ये बारे में नहीं आता। मरियम नवाज साहिबा, अगर फर्ज कीजिए ये जितने उन्होंने किए हैं इस वक्त इनाग्रेशन किए हैं, इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो शायद मेयर्स और नाज़िम जो ज़िलाई नाज़मीन है वो ये काम करें। जो पॉलिसी बनाना, लेजिस्लेशन करना और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात को चलाना, ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं डिफरेंट सेटअप है। उसके लिए पहले अपने आप को मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जब तक वो ये कंफर्टेबल नहीं समझती कि हम ये बल्दियाती इदारे हमारे कंट्रोल में होंगे, तब तक वो ये करने की कोशिश नहीं करते। आप देख लें कि किस तरीके से मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनवाया गया। उसके अलावा जो सिंध के अंदर उनको चाहिए थे इजला, वहां पर MKM हो या कोई और जमात हो, उन्होंने उनके जो ज़िलाई नाज़िम या ज़िलाई मेयर नहीं बनने दिए। वो जब उनके मेयर्स आए, जब उन्होंने ये कंफर्ट फील की तो ही उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात दिए। इसी तरह पंजाब में भी ऐसा ही है, किसी हद तक KPK में भी ये मामला ऐसे ही रहेगा। अगर आपको उनको लग रहा हो, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब लगता था कि जी ये पंजाब में उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी, तो वो बल्दियाती इंतखाबात वो भी नहीं करा रही थी, कोई भी जमात नहीं कराना चाहेगी, क्योंकि जो बराह रास्त इख्तियार है वो कोई किसी को नहीं देना चाहता, बराह रास्त इख्तियार नहीं देना चाहते हो। यही कुछ अब्दुल वदूद कुरैशी साहब हमने सिंध में भी होते हुए देखा था। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रही है, किसी तौर वहाँ पर ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं थी। जमात इस्लामी अदालत में गई, PTI अदालत में गई, फिर जाकर उन्होंने कहा, तो अब वो किस मुँह से, सॉरी मैं ये बात करी, पर किस मुंह से वो पंजाब में ये मुतालबा कर रहे हैं सर? आसमा इकबाल साहब, देखें
पंजाब में जो मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ, क्या पीपल्स पार्टी यहाँ जीत सकती है? नहीं जीत सकती। नहीं जीत सकती तो मुतालबा क्यों करती है? एक पूरी साइंस है। देखें, बल्दियाती इंतखाबात की एक अलग साइंस है। वहाँ पर एक हल्का, एक कौंसलर का इंतखाब होता है, एक पोलिंग स्टेशन होता है और कई बूथ होते हैं। वहीं पर फैसला होता है कि कौन जीता कौन हारा। फॉर्म 45-47 वहाँ नहीं बनता। वहीं पे जो इलेक्शन लड़ने वाला उसके बेटे, भतीजे, भांजे, मामे मुसल्ला खड़े होते हैं, लिहाजा वो नताइज लेते हैं। जब वो नताइज लेंगे तो उनको पता है कि ग्राउंड पर अक्सरियत किन की है, जन की अक्सरियत है, वो वहां पर रिजल्ट लेंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी। इस साइंस को पहले आप समझे। इसलिए बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करवा के या उसका मुतालबा करके पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को टीज करना चाहती है कि ये जनाब आप करवाएं तो आपको पता लग जाए कि आपकी अक्सरियत क्या है और नहरों वाला मामला जुड़ा है ना सर फिर इससे कहीं ना कहीं। जी ये बिल्कुल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं हम नहरों वाले मामले को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिल्कुल ठीक। देखिए, नहरों के वाले मामले में एक साफ बात है, पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि जनाब हम तो अपने दरियाओं को अपने हिस्से के पानी पे नहरें बना रहे हैं, हम तो दरिया सिंध से तो कोई नहर निकाल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं इसका इंस्पेक्शन करवा लें। ये एक सियासी स्टंट के तौर पर देखें, लिसानी तफरीक, इलाकाई तफरीक, पानी पर तफरीक, ये हमारा एजेंडा नहीं है, बाहर का एजेंडा है। और बाहर के एजेंडे को कोई आदमी सर्च करने के लिए, इसमें तो हमारे फजले हक साहब भी आ गए थे, कालाबाग डैम नहीं बनेगा। सर ठीक हो गया। जी कैनाल्स का मामला हो, कोई मामला हो, जी सर, मुल्क का बल्दियाती निज़ाम आप मजबूत कर दें, आवाम की ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपको नैरेटिव बनाने में आसानी होगी। क्यों ये बात दारों को समझ नहीं आ रही कि जब तक आप आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी का रास्ता नहीं बनाएंगे, आप ऊपर बैठ के जो मर्जी करते रहें, आपको तनकीद का ही सामना करना पड़ेगा और इसी तरह शिकस्त का खौफ भी रहेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया काशिफ रफ़ीक साहब, आज़म मलिक साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, आपने हमारे आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल मिलते हैं दोबारा।